हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पहले भी उपसर्ग प्रत्यय और समास कर चुके हैं, लेकिन आज एक रिवीजन वीडियो आ रहा है जो कि 30 मिनट से ऊपर का नहीं होगा, लेकिन आपको ज्ञान बहुत दे के जाएगा। तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, जिससे कि उपसर्ग प्रत्यय और समास आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए और उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे यूँ कर दें। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा इसी से संबंधित होने वाला है, तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को और एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग और ये शब्द रचना क्या होता है। सबसे पहले इसको कहते हैं, मूल शब्दों से नए नए शब्द बनने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। मूल शब्दों से नए नए शब्द बनने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। यानी कि कोई मूल शब्द है, जैसे ज्ञान, ज्ञान आपका मूल शब्द है, लेकिन अगर मैं इसमें अ जोड़ दूं तो अज्ञान बन गया, और ये भी आपका एक शब्द बन गया, है ना। शब्द की रचना हुई कि नहीं हुई? शब्द की रचना हुई। तो ये आपकी शब्द रचना क्या होती है? मूल शब्द में नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, मूल शब्द से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती। तो यहाँ हमने ये देख लिया। आते हैं डियर स्टूडेंट्स अब उपसर्ग में। हिंदी भाषा में शब्द रचना मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार से की जाती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। अब देखो, नीचे गए गद्यांश को पढ़ें और रंगीन शब्दों को रेखांकित देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने गद्यांश भी आपके लिए खींच रखा है, पढ़िए इस गद्यांश को। शिष्यों ने अपने गुरु को वचन दिया कि वह आजीवन उनके द्वारा बताए गए सुमार्ग का अनुसरण करेंगे तथा अधर्म, अनीति और अज्ञान और अन्याय के आचरण से दूर रहेंगे। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रतिदिन तुम्हारा सुचय चौगुना होकर फले। उपयुक्त इस गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों की रचना को समझने का प्रयत्न कीजिए। ये सभी मूल शब्दों से विभिन्न शब्दांश से मिलकर बनाए गए हैं, मिलने से बने हैं। तो यहाँ पे देखो, आजीवन, जीवन एक शब्द है, लेकिन अगर मैं इसमें आ जोड़ दूँ तो मेरे को आजीवन बन गया। सुमार्ग, मार्ग एक शब्द है, लेकिन सु जोड़ दूँ तो सुमार्ग बन गया। धर्म एक शब्द है, लेकिन अ जोड़ दूँ तो अधर्म बन गया। नीति एक शब्द है, लेकिन अ जोड़ दूँ तो अनीति बन गया। अज्ञान एक शब्द है, लेकिन अ जोड़ दूँ अज्ञान बन गया। न्याय एक शब्द है, लेकिन अ जोड़ दूँ अन्याय बन गया। प्रति एक शब्द है, लेकिन दिन भी प्रति के साथ दिन जोड़ दूँ तो प्रतिदिन। यश एक शब्द है, लेकिन शु के साथ यश जोड़ दूँ तो सुयश। उसके बाद गुना एक शब्द है, लेकिन इसके साथ जोड़ दूँ तो चौगुना। तो यही इनकी रचना ऐसे की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ डियर स्टूडेंट। सबसे पहले शब्द, तो यहाँ पे इन्होंने आपको बताया भी है कि क्या क्या शब्द हैं, उनमें से निकाल कर अच्छी तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, निकाल कर बताया है उपसर्ग को भी। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं उनको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं हैं कुछ, वो है उपसर्ग शब्दांश होते हैं और इनका प्रयोग शब्दांशों के रूप में ही होता है। ठीक है, इनका प्रयोग शब्दांशों के रूप में होता है, शब्द नहीं कहेंगे इनको हम शब्दांश कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट, आपका उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पूर्व लगाकर उनका अर्थ बदल देते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही वो मूल शब्द के ऊपर रखते हैं तो उनका अर्थ जो होता है वो बदल देते हैं। ठीक है, ये था आपको उपसर्ग के बारे में। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, और फिर हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। आज हम सभी को देखने वाले हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपको फटाफट सबके दो उदाहरण दूंगी। ठीक है, अ आपका एक संस्कृत का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नहीं या अभाव,
और अगर की मैं दो शब्दों की बात करूँ तो एक हो सकता है अज्ञान, दूसरा हो सकता है अन्याय। अति, अति आपका जो है उसका मतलब होता है अधिक। अति का क्या बन सकता है? अतिरिक्त, अतिसार। उसका अन्य शब्द का अर्थ होता है नहीं या अभाव। अन का मैं क्या बना सकती हूँ? अनुचित बना सकती हूँ, अनुचित बना सकती हूँ, अनंत बना सकती हूँ, अनादर बना सकती हूँ और अनाचर बना सकती हूँ। अनु आपका एक उपसर्ग होता है, पीछे या समान इसका अर्थ होता है। और अनु का क्या बन सकता है? अनुचर, अनुकूल। अप का मतलब होता है बुरा, अभाव या विपरीत। अप का अगर मैं शब्द बनाऊं तो आपका क्या बनेगा? अपशब्द, अपशब्द बन सकता है, अपमान बन सकता है। अभी, अभी का मतलब होता है चारों ओर समान या समीप। अभी का क्या बन सकता है? अभी का आपका अभिमान बन सकता है, अभिप्राय बन सकता है, अभियुक्त बन सकता है। अव का मतलब होता है नीचे, बुरा या हीन। अवकाश, ठीक है। अवगुण। आ का मतलब होता है तक या पूर्ण। आगमन, आजन्म, आमरण। उसके बाद फिर उत के दो शब्द बनाते हैं, उत्थान, उत्कर्ष। उप छोटा, पास, उपमान, उपवाक्य। दूर, बुरा, कठिन, दुर्बल, दुर्गम। उसके बाद दुष, कठिन, बुरा, दुष्कर्म, दुष्कर। भीतर, निषेध, निवेदन, नियुक्त। उसके बाद फिर बाहर, बिना, निगुण, निराकार। उसके बाद फिर परा, सीमा से अधिक, पीछे। और उसके बाद फिर परि, आसपास, चारों ओर। परिवेश, परिकल्पना, परिक्रमा। उसके बाद फिर अधिक, आगे। प्रभाव, प्रहार, प्रतिक्रिया, प्रबल। उसके बाद फिर प्रत्येक, उल्टा, समान, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिदिन। विशेष, अलग, उल्टा। विभाग, विजय, विदेश, विज्ञान। समस, अच्छा, पूर्णता, अधिकार, सम्मान, संपूर्ण, संबंध, संवाद। उसके बाद फिर आते हैं स का मतलब होता है साथ या सहित। स का क्या बन सकता है? स का बन सकता है सकुशल, सजल, सनात, सब परिवार। उसके बाद फिर आता है सु का मतलब होता है अच्छा, अधिक या सहज। सु का क्या बन सकता है? सुपात्र बन सकता है, सुलभ बन सकता है, सुगम बन सकता है, सुयुग बन सकता है, सुयश बन सकता है। सब का मतलब होता है अपना, स्वराज, स्वतंत्र। अब आ जाती हूँ मैं उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय में। तो अब संस्कृत के अव्यय में आते हैं। सबसे पहले अतः या अंतर। तो अतः के अंतर का मतलब होता है अंदर। इसका क्या मतलब होता है? अतः पूर्ण, अतः करण, अंतरात्मा, अंत मूर्खी। उसके बाद फिर अधः, अधः का मतलब होता है नीचे। अधः पतन, अधः स्थल, अधः पतन, अधः स्थल। तिरस का निषेध, तिरस्कृत, तिरस्कार। पूर्ण, फिर पूर्ण जागरण, पूर्ण मिलन, पूर्ण जन्म, पूर्ण वृत्ति, पूर्ण विवाह। उसके बाद फिर आता है चिर। चिर का मतलब होता है बहुत, चिरायु, चिरकाल। उसके बाद फिर पूरा, प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुराकाल। उसके बाद सह का मतलब साथ, सहचर, सहयोग, सहयोगी, सहपाठी। स्व यानी कि अपना, स्वदिना, स्वतंत्र, स्वराज, स्वदेश। उसके बाद सम का मतलब समान, समकोण, समकालीन, समव्यस्तक। और फिर नहीं, अभाव या नकारात्मक, नकार। उसके बाद फिर बुरा, कुमार, कुपुत्र, कुविचार। अब आते हैं हिंदी के उपसर्ग में। तो हिंदी में आते हैं सबसे पहले अ में। अ का मतलब अभाव या निषेध, मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अहिंसा, अशांति। अन्न का मतलब कमी या निषेध। फिर अनाज, अनमोल। अधि यानी कि आधा, अधमारा, अधखिला, अधमरा, अधखिला, अध कचड़ा। उसका फिर उन या उन, तो एक, कम, 79, 29, 49, 59। उसका फिर कऊ, कु, बुरा यानी कि कुपूत, कुरूप, कुसंग। उसका स या सु का मतलब क्या हुआ? साथ, अच्छा, सुपुत्र, सुगुण, सुसज्जन, सुगढ़, सुरुचि। उसके बाद फिर बुरा या हीन, दुखद, दुलार, दुविधा। बिना, निषेध, निहस्ता, निडर, निकम्मा। और फिर निहार। उसका फिर भर, पूरा, भरपूर, भरमारा, भरपाई, भरसक। फिर चार, चौगुना, चौपाया, चौमासा, चौराहा। उसका फिर पराया, परदेश, परलोक, परसई। तो यहाँ पे ये भी हमने कर लिए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग में। तो ब का मतलब होता है साथ, बदनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। उसका बद बुरा, बदनाम, बदमिजाज। उसका फिर बा साथ, बाकायदा, बादब, बेइज्जती, बेइज्जत, बाइज्जत। उसका फिर बिना, बेदखल, बेदवजह, बेकसूर, बेनम, बेईमान। उसका फिर काम का जगह थोड़ा, कमक्कल, कमज़ोर। उसका खुश, अच्छा, खुशबू, खुशनुमा, गैर, अलग, गैर हाजिरी, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। उसका फिर दर में, दरअसल, दरकिनार, दरमियान, हर, प्रत्येक, हर वक्त, हर एक, हर अरफ, हर रोज़। हम साथ, हमदम, हमराज, हमशक्ल। ला बिना, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लापता। उसका नहीं, नालायक, नापाक, नाजायज़, नासमझ, नापसंद। सर, मुख्य, सरताज, सरकार, सरहद। उसके बाद आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग में। सब, नीचे, अधीन, इंस्पेक्टर, सबको, सब, कमेटी, ऐसे करके बहुत सारे हैं। उसके बाद आ जाओ असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, वाइस। ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। वाइस, सहायक, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल। डिप्टी, उप सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उसका चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, है ना। हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, बहुत सारे होते हैं, हेड कर्नल। अब आते हैं प्रत्यय में। ठीक है, उपसर्ग ने हमारे 11 मिनट ले लिए, कोई बात नहीं, 12 मिनट ले लें, लेकिन हम लोग अब करते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो आपके मूल शब्द के बाद लगकर शब्द का अर्थ बदलते। इनका अगर मैं बताऊँ तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे नागरिक, नागर प्लस एक, उसके नगर प्लस एक, उसका गलीमा, गुरु प्लस ईमा, ऐसे करके प्रत्यय आपके बनते हैं। अब प्रत्ययों की विशेषताएं भी होती हैं कुछ। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, ये शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। तीसरा, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के भी भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय की बात करूं मैं तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, किसी मूल शब्द में जुड़कर। ठीक है, जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई धातु है, पढ़ आपका धातु है और उसके साथ आई आप प्रत्यय जुड़ गया तो पढ़ाई बन गया। मिल प्लस आप, मिल आपका धातु है, उसके साथ आप जुड़ गया तो मिलाप, है ना। तो प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब कृत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। वैसे इतना पूछते नहीं है डिटेल में, वो आपसे इतना पूछेंगे कि कृत प्रत्यय कितने भेद हैं, नहीं फिर भी अगर एक जानकारी रहे तो सही होता है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के आपके 5 भेद हैं। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? कृत, कर्म, करण, भाव और क्रिया। ठीक है, कृतवाचक कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और लास्ट आता है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अगर मैं कर्मवाचक कृतवाचक कृत प्रत्यय की बात करूँ, वह प्रत्यय जो कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान देते हैं। जैसे अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुजक्कड़, ऐसे कहते नहीं है हम लोग, घुमक्कड़ हो गया ये तो, मतलब वो घूमने की क्रिया कर रहे हैं, हम उसके लिए कोई प्रत्यय बना रहे हैं। आओ, लड़ाकू, लड़ाकू, भिड़ाकू, है ना। उसके बाद भड़ाकू, ऐसे करके आकू, आकू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना कितना लड़ाकू है, लड़ाकू। हाँ, तो ये वैसे ही बनता है। उसके बाद आँख, तैराक, आका, लड़ाका, धमाका, पड़ाका, है ना। उसके बाद फिर ईयल, ईयल, सड़ियल, सड़ियल, मड़ियर,
ऐसे कहते नहीं है सड़ियल कहीं की, सड़ियल कहीं का। तो ये सब सड़ियल मड़ियल ये सब शब्द ये जो क्रिया कर रहा है उसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। एया, गवेया, पड़ैया, गड़ेया, चढ़ैया। उसके बाद फिर हार, पालनहार, होनहार, है ना। उसके बाद वाला, रखवाला, पढ़ावा, पढ़ने वाला, देखने वाला, तो खाने वाला। ऐसे अब कर्मवाचक में आते हैं, क्रिया के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे खिलौना, बिछौना, ओढ़नी, सोगनी, धोकनी। उसके बाद ना, गाना, खाना, नाचना। हुआ, पर, सुना, देखा, लिख, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, है ना। उसका हुई, पढ़, सुन, देख। ऐसे ही शब्द हैं। फिर कर्णवाचक यानी कि वो कार्य करने वाला, जो कर्णवाचक का मतलब होता है जो शब्द जो है ना कर्ण संज्ञा, जैसे घर है, घेर है, तो इसके साथ घेरा, थैला, मतलब जिससे हम लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कर्णवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे पढ़ाई, लिखाई, इसको हम लोग खाली बोल सकते हैं लेकिन स्पष्ट थोड़ा, मतलब देख थोड़ा सकते हैं। फिर लिखाई, लिखावट, सजावट, ठीक है। उसके बाद है क्रियावाचक शब्द में। तो क्रियावाचक मतलब जो क्रिया या विशेषण आदि शब्दों की रचना करते हैं। जैसे हंस, हंसना, देखना, चलना, सोचना, बोलना, है ना। उसके बाद फिर अनिय, ऐसे ही मतलब आलू, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, है ना। काम, लूट, कमेरा, लुटेरा, बसेरा, है ना। फिर अब आते हैं हम तद्धित प्रत्यय में। अब तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों के निर्माण करते हैं। इनके 8 भेद हैं। बाप रे, 8 भेद हैं, है ना। स्टूडेंट आपको दिख ही रहा होगा कितने सारे भेद हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। उसके बाद संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय और बहुवचन तद्धित प्रत्यय, ठीक है। ये सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के जुड़कर ही बनते हैं। जैसे मानव प्लसता, मानवता, लघु प्लसता, लघुता। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय भी होता है आपका। भाववाचक में देखो जैसे बुराई, भलाई, खेताई, फिर अपना, अब अपनापन, बच्चा, बचपन, लड़कपन, आपा, बुढ़ापा, पूजापा, मोटापा, फिर मिठास, खटास, आहट, खुराहट। उसके बाद फिर गर्माहट, चिखा चिखाहट, चिकनाहट, प्रभुता, लघुता, पशुता। फिर ममतव, प्रभुतव, मनुष्यतव। उसके बाद फिर कृतवाचक में आओ। सुख, सुखी, दुखी, शास्त्री, तेली, आर, सुनहार, लोहार, इया, रसोईया, दुखिया, मुखिया, एरा, सुपेरा, चितेरा, अंधेरा, वाला, फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, वान, बलवान, धनवान। उसके पाठक, पाठक, वाचक, लेखक। फिर कहानीकार, कथाकार। संबंधवाचक में आओ। ससुराल, मौसेरा, चचेरा, फुफेरा। दैनिक, धार्मिक, मैलिक, नैतिक, सामाजिक। उसका पंजाबी, बंगाली, भाषाओं के भी नाम होते हैं। लघुतावाचक में आओ। डिबिया, लोटिया। उसके बाद फिर डोरी, पहाड़ी, घंटी। उसके बाद सपोला, खटोला, छतरी, कोटरी। फिर कर्मवाचक में आओ। 10वां, 20वां, 32वां, इखरा, दुहरा, तिहरा। उसका दूसरा। गुणवाचक में जैसे भूखा, प्यासा, मेला, क्रोधी, लोभी, मोटू, बजारू, प्लेटू, पंडिताऊ। उसके बाद फिर स्त्रीलिंगवाचक में और लड़की, बेटी, मम्मी, दादी। ये सब भी जुड़ के तो बन रहे। उसके बहुवचन में आओ। लड़के, पत्ते, रस्ते, छाते, माले, माँ, छात्राएं, शाखाएं, गुड़ियाँ, बुढ़ियाँ, चिड़िया, बेटियाँ, मुखिया, लड़कियाँ, नारियाँ। तो बहुवचन में बन रहे हैं। उर्दू के बताती हूँ। उर्दू के उसमें क्या है स्टूडेंट।
उर्दू के उसमें भी बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ उर्दू में आता है सालाना, रोजाना, नजराना, ठीक है। बहुवचन के भी पार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट। बहुवचन में संस्कृत के प्रमुख आ जाते हैं, उर्दू के प्रमुख आ जाते हैं, एक ही शब्द में अलग अलग वाले आ जाते हैं, और फिर आपके उपसर्ग या प्रत्यय के साथ प्रयोग होने वाले। तो अब मैं डायरेक्ट उपसर्ग या प्रत्यय के साथ होने वाले में बढ़ रही हूँ, ठीक है। जैसे उप प्लस कार प्लस ई, तो उपकारी। उपकारी में दोनों चीजें लगी, आपका उपसर्ग ही लगा है, प्रत्यय भी लगा है। स प्लस अर्थ प्लस क, सार्थक। बद प्लस नसीब प्लस ई, बदनसीबी। उसके बाद फिर बे प्लस ईमान प्लस ई, बेमानी। उसके बाद निर प्लस दया प्लस ई, निर्दयाई, निर्दयाई। उसके बाद स्व प्लस लंबम प्लस ई, स्वलंबवी। उसके बाद फिर बद प्लस नियत प्लस ई, बदनियति। बेरोजगार प्लस ई, बेरोजगारी। परिपूर्ण प्लसता, परिपूर्णता। परतंत्रता, परतंत्रता। निर्दरता, निर्दरता। स्व अल्पता, स्व अल्पता। अवमानित, अवमानित। असामाजिक, असामाजिक। उनगणिक, उनकरणिक, करणीय। तो अब आ जाते हैं हम लोग समास में। तो हमने उपसर्ग प्रत्यय अच्छी तरह समझे। लास्ट टॉपिक है समास, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। और ये अभी 21 मिनट हो चुके हैं डियर, अभी मेरे पास 9 मिनट और हैं आपको पढ़ाने के लिए, फटाफट पढ़ा दूँगा। समास का अर्थ होता है, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तकरण अर्थात छोटा करके लिखने की क्रिया। पदों को छोटा करके लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। समासिक प्रक्रिया के फल स्वरूप जो नया शब्द होता है उसे समस्त पद कहते हैं। और परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्तकरण मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समासिक शब्दों के बीच संबंध प्रकट करने को समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं गंगा जल बता दी हूँ। गंगा जल आपका एक शब्द है, ठीक है। गंगा का जल, ठीक है। तो गंगा का जल, अब गंगा का जल को जब हम छोटा करके लिखेंगे हमें गंगा जल मिलेगा, है ना। पूर्व पद और उत्तर पद, तो दो टाइप के पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, ठीक है। दोनों को मिला देंगे तो हमें समस्त पद मिलेगा। समासिक प्रक्रिया के फल स्वरूप जो शब्द मिलता है उसे समस्त पद कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले या दो या दो से अधिक शब्द समास कहलाते हैं, ठीक है। नीलकमल, नीला है जो कमल। शोकाकुल, शोक से आकुल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डी स्टूडेंट हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद में। समस्त पद के मुख्यतः दो पद होते हैं, जिनमें पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। संधि और समास में क्या अंतर होता है? संधि में जो होता है वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में शब्दों का मेल होता है। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद, और संधि में यह अवस्था नहीं होती है, उसके बाद संधि और समास में एक ही समानता है, यह है कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता है। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होते हैं, वहीं समास में समस्त पद या समास विग्रह होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। यस डियर स्टूडेंट, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं समास के भेद। समास के डियर स्टूडेंट 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास वो होता है जिसका पहला पद प्रधान या अव्यय होता है। जैसे आजीवन में अ शब्द जो है वो अव्यय है, तो अ प्लस जीवन, तो आ प्लस जीवन प्लस आजीवन बन गया। उसके बाद इसका समास विग्रह करेंगे, यानी कि जीवन भर, ठीक है। उसके बाद फिर अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जब आप समस्त पद बनाते हैं तो उस समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो आपको कारक चिन्ह मिलता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ मेरे को का मिल रहा है और का आपका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह किसका है? संबंधवाचक का है, तो ये होगा संबंधवाचक तत्पुरुष समास। उसके बाद फिर आते हैं आपके तत्पुरुष, जो तत्पुरुष समास होता है उसके भी आपके कितने भेद होते हैं? उसके भी आपके पूरे दिए 6 भेद होते हैं। तो इन 6 भेदों में मैंने आपको कर्म वाला समझा दिया। वन को गमन, है ना, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के भाव में, उसके फिर संबंध काके की अधिकरण में पर। तो ये याद रखें, करण में क्या होगा आपका? बुरी पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। हस्तलिखित,
हस्त से लिखित, यानी कि यहाँ पे करण है। संप्रदान गौशाला, गायों के लिए शाला, तो यहाँ पे संप्रदान है। अपादान धर्म विमुख, धर्म से विमुख, यहाँ पे अपादान है। उसके संबंध सोनापति, गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण वनवास, वन में वास, तो यहाँ पे अधिकरण है। कर्मधारय में क्या होता है डियर स्टूडेंट? कर्मधारय में जिस समस्त पद के दोनों शब्दों में विशेषण विषय या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है ना। यहाँ पे द्विगु समास को देखते हैं। द्विगु समास का पहला शब्द जो होता है वो नंबर वाला होता है, वो संख्यावादी होता है। जैसे मैं बात करूँ अगर आपका चतुर्भुज की, 4 भुजाओं का समूह, लेकिन चतुर्भुज बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु भगवान। अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा अंतर, डोंट वरी। द्वंद्व समास में आते हैं। द्वंद्व समास वो समास जैसे और योजक चिन्ह का जिसमें इस्तेमाल किया, जैसे और तथा और राधा कृष्ण, योजक राधा और कृष्ण, सत्य असत्य, असत्य और असत्य, ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो इसमें ये समास विग्रह करने में या और का हमें बीच में दिख जाए। उसका बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी और पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु भगवान, इसमें विशेष अर्थ निकलता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव। उसके बाद एक दंत, एक दांत है जिसका अर्थात गणेश, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इन सब में अंतर क्या है मैंने आपको बताया, तो सब कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु में अंतर क्या है? देखो, कर्मधारय वो होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है और उसमें विशेषण और विषय का संबंध होता है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, यहाँ पे मंत्री का संबंध किससे है? प्रधान उनसे, है ना। बहुव्रीहि समास होता है जिसमें एक विशेष अर्थ निकले, जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, लेकिन कौन? शिव। अगर आपको 4 भुजाओं वाले में लिख कर दिया है कि विष्णु भगवान, तो आप बहुव्रीहि लगाओगे। 4 भुजाओं वाला लिख के दिया है, तब अगर आप द्विगु लगाओ या बहुव्रीहि लगाओ, दोनों ही आपके सही होंगे। उसके बाद द्विगु समास होता है जिसका पहला जो होता है पद वो संख्यावाची होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे संख्यावाची, देखो डियर स्टूडेंट, आप में से बहुत से बच्चे इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं। जैसे कि अभी मैं भी आपके सामने बोल रही थी द्विगु समास, लेकिन आप में से कितने बच्चों ने ये सोचा कि मैम ने गलत प्रोनाउंस किया है? देखो, द्विगु समास को ये नहीं कहते, द्विगु समास को आप हमेशा कैसे कहते हैं? द्विगु समास। इसमें वो में आपकी छोटी की मात्रा लगती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये लेकिन आपने अभी तक नोटिस ही नहीं की। मैं देख रही थी कि कितने बच्चे अटेंशन पे कर रहे हैं और कितने बच्चे देख रहे हैं कि मैम का प्रोनाउंसिएशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिखा होगा। ये देखो डिस्टेंस, थोड़ा सा अटेंशन आपको पे करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसका द्विगु समास जो आपका होता है, द्विगु समास, द्विगु समास जो होता है डियर स्टूडेंट, उसमें आपका पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको समास विग्रह करके दिया है, जैसे 4 भुजाओं वाला विष्णु भगवान दिया है, तब आप लोग हमेशा बहुव्रीहि दबाओगे। लेकिन अगर 4 भुजाओं वाला दिया है खाली, तो अगर आप द्विगु भी दबाओ या आप बहुव्रीहि लगाओ, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट हो गया। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग, उप व प्रति उपसर्ग वाले 2 शब्द बताइए। तो उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के वह शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण हमेशा दीजिएगा, अज्ञान, प्लस ज्ञान, अज्ञान। उपसर्ग व प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग व प्रत्यय में निम्नलिखित अंतर है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, उपसर्ग प्रत्यय जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद वो पद होता है जो समासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पद मिलता है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। वनवास और सेनापति में कौन सा समास है? तो वनवास, वन में वास, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास। और सेनापति में कौन सा समास है? सेना का पति, अर्थात यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है आपका संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का अर्थ बताते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करना है तो अज्ञान, प्लस ज्ञान, अज्ञान। प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग व प्रत्यय में क्या समानता है? प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। इनमें समानताएं इस प्रकार हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानताएं होती हैं? ये दोनों ही शब्दांश होते हैं, ये दोनों ही मूल शब्द के
मूल शब्द में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ये दोनों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है? कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं उदाहरण देकर, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? पढ़ प्लस आई पढ़ाई। वहीं पे अगर मैं तद्धित प्रत्यय की बात करूं, वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करें। जैसे मानव प्लस ता मानवता। उसके बाद आते हैं हम लोग समास को परिभाषित करते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। समास क्या होता है? समास दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्तकरण यानी कि छोटा करके लिखने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है। उसके बाद फिर उदाहरण, उसके भेदों के नाम भी बताएं तो उसके 6 भेद हैं। कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, उसके बाद कौन सा समास आएगा आपका? कर्मधारय समास, है ना डियर स्टूडेंट? 6 ही तो भेद है उसके। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण। अब देखो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद प्रधान होता है और वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है और विशेषण और उपविशेषण और विषय का संबंध होता है, वह उपमेय का संबंध होता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दिखाऊं, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, यहाँ पे मंत्री का प्रधान होने से संबंधित किया गया है। काली मिर्च दोनों का संबंध है, वह मिर्च जो काली है। ठीक है। उसके बाद बहुव्रीहि समास में क्या है? बहुव्रीहि समास में ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी और पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु भगवान। और उदाहरण कौन सा दे सकते हैं आप? और उदाहरण आप दे सकते हो एक दंत, एक दांत है जिसका अर्थात गणेश। और कर्मधारय में भी 2 उदाहरण देते, मैंने दे दिए थे। अब आ जाते हैं डैश उक्त। हमें एक नया शब्द बनाना है, उप प्लस युक्त उपयुक्त। बेअक्कल, बे प्लस अक्कल बेअक्कल। असत्य, अ प्लस सत्य असत्य। उप प्लस नाम उपनाम। अव प्लस गुण अवगुण। नी प्लस डर निडर। परि प्लस कल्पना परिकल्पना। स्व प्लस देश स्वदेश। प्रति शब्द का अगर आप 3 दिन बनाएंगे तो क्या होगा? प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिवर्ष। गैर जिम्मेदारी, गैर कानूनी, गैर कारण। उसके बाद फिर अज्ञान, असत्य, अन्याय। उसके निर्धन, निर्गुण, निर्भय। अवगुण, अवकाश। और भी आप लोग बहुत सारे बना सकते हैं। अनंत, अनादर। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं नी में। नी से आप लोग प्रत्यय को जोड़, नी आपका प्रत्यय, उससे ध्वनि बनाओ 2। तो चटनी, मटनी। और फिर आपका रचनी। उसका तत्व, प्रभुत्व, ममत्व। आई, पढ़ाई, लिखाई। आवट, लिखावट, बनावट। इक, सामाजिक, दैनिक। वान, बलवान, धनवान। अप्रसन्नता में आपको 3 चीज़ें अलग करनी है, मूल शब्द को, उपसर्ग को और प्रत्यय को। तो अप्रसन्नता में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है अ। मूल शब्द प्रसन्न, प्रत्यय ता, बेईमानी बे, ईमान और ई। असामाजिक अ, समाज इक। असार्थक सा, अर्थ इक। अपमानित अपमान इत। स्वावलंबी स्वावलंबम ई। हस्तलिखित, हस्त से लिखा हस्त के द्वारा लिखित, यानी कि इसमें समास का नाम कौन सा है? हस्त के द्वारा लिखित। संप्रदान, तत्पुरुष समास। हस्त के द्वारा लिखो, हस्त के द्वारा लिखोगे के द्वारा, या फिर आप लिखो हस्त से लिखित, तो यहाँ पे करण आ जाएगा। दोष रहित, दोष से रहित, यानी कि दोष से अलग होने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष। उसके बाद विद्या धन, विद्या रूपी धन, कर्मधारय तत्पुरुष। उसके बाद पाप पुण्य, पाप और पुण्य, द्वंद्व समास। उसके बाद फिर षाडन, 6 हैं जिसके अनन अर्थात बहुव्रीहि समास। उसके बाद फिर नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह अर्थात द्विगु समास। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो कि है समकोण में उपसर्ग है। समकोण में आपका उपसर्ग क्या है? सम। उसके बाद फिर सुधारक में प्रत्यय है सुधारक, रक, अक होना चाहिए, अक। वैसे अगर क भी दिया है तब भी सही है। ठीक है। उसके बाद भिन्न प्रत्यय वाला शब्द है गर्माहट, चिकनाहट, सजावट, घबराहट, सजावट। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट,
जो कि है आपका हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह क्या है? हस्त से लिखित। ठीक है, हस्त से लिखा। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आप लोग